बच्चों, आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण में से आप जो पार्ट फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं, आप विलोपन विधि पढ़ चुके हैं और आप प्रतिस्थापन विधि भी सीख चुके हैं। और इसी क्रम में इसको आगे देखते हैं कि अब आपकी कुछ भाषा वाले, कुछ थ्योरी वाले आपके क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको पहले समीकरण बनाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, बच्चूलपन विधि या ग्राफ विधि के द्वारा आप उनको हल कर सकते हैं। तो जो भाषा वाले सवाल है अब उनको देखते हैं वो किस तरीके से आपके आ सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 5 संतरे एवं 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है। कह रहे हैं कि 5 संतरे हैं और 3 सेबों का मूल्य कितना है आपका 35 रुपए है। तो इसमें सबसे पहले तो अपन को मानना पड़ेगा, इसमें अपन मान लेंगे कि पहले स्क्वायर संतरा है तो पहले अपन मानेंगे माना एक संतरे का, माना एक संतरे का मूल्य कितना मान लेंगे x रुपए है। क्या मान लिया, माना कि एक संतरे का मूल्य क्या मान लिया x रुपए तथा एक सेब का मूल्य y रुपए। आगे यानी क्वेश्चन आपका जो कह रहा है उसके हिसाब से अपन ने पहले सबसे पहले जो मानना पड़ता है तो अपन ने इसको मान लिया। अपन ने एक संतरे का मूल्य अपन ने x रुपए मान लिया और एक सेब का मूल्य अपन ने कितना मान लिया y रुपए मान लिया। आगे सुनिए, अब इसके देखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब देखिए इसको कितने अच्छे तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक संतरा का x रुपए मूल्य है और एक सेब का मूल्य y रुपए का। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संतरे हैं और 3 सेब हैं। 5 संतरे और 3 सेब है। संतरे कितने हैं आपके 5। ये ऐसा मान लो, आपने सेब का मूल्य कितना माना x, कितना माना वो, सॉरी संतरे का मूल्य क्या माना आपने x और सेब का मूल्य कितना माना y। ठीक है, अब संतरे कितने हैं आपके पास में 5 और सेब कितने हैं आपके पास 3। तो 5 सेब और 3 संतरे का मूल्य आपका कितना हो जाता है 35 रुपए हो जाता है। ये आपके इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, आप इसी प्रकार से पुनः अब आपका क्वेश्चन फिर से क्या बोलता है, फिर से आप एक संतरे का लिखिए। संतरे का आपका कितना है x है और सेब का कितना हो जाएगा y। अब इसको देखते हैं कि आपका अगली स्थिति में 2 संतरे और 4 सेब है। संतरे कितने हैं आपके 2 और सेब कितने हैं 4। इनका टोटल कीमत कितनी हो, इसका मूल्य कितना हो जाता है 28 रुपए हो जाता है। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब इसी लाइन को समझने लायक लाइन है, उसके बाद तो आप विलोपन विधि से इसको आगे हम कर ही लेंगे। तो इसको आपको देखना है, अपन ने एक संतरे का मूल्य माना था x, एक संतरे के लिए कितना लिख दिया x लिख दिया। अब संतरे कितने थे 5, उसमें कितने का गुणा कर दिया 5, तो टोटल कितना हो गया 5x। और एक सेब का मूल्य था आपका y रुपए। ठीक है, और सेब कितने लेने थे आपको 3, तो 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य दोनों मिला के कितना हो जाता था आपका 35 रुपए हो जाता था। आगे समझ, इसको जोड़ा क्यों, क्योंकि वो दोनों का मूल्य बता रहा है। इसका बता रहा है दोनों का मूल्य। जब दोनों चीजों का मूल्य बताना है तो उसको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर से दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि इस बार संतरे सिर्फ 2 हैं और सेब कितने हैं आपके पास 4 है, और इन दोनों का टोटल कितना है आपका 28 है। आगे समझो, और अब आप समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन विलोपन विधि से क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। तो इसमें अपन अब देखिए इसमें हम थोड़ा भाषा कम लिखेंगे क्योंकि अपन पहले वीडियो में अपन क्या पढ़ चुके हैं विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं। तो अब इसको शॉर्ट में लगाएंगे, भाषा नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसमें भाषा क्या लिखनी पड़ेगी आपको, अगर आप लिखते तो इसमें आपको 2 का गुणा करना पड़ता, इसमें आपको 5 का गुणा करना पड़ता, यही होता ना। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, भाषा नहीं लिख रहे, भाषा आप यहाँ पे लिख लेना कि समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। अब जो गुणा अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो x
x का गुणांक यहाँ पे 5 पहले समीकरण में, तो इसका 2 में गुणा होगा। इसमें दूसरे में x से गुणांक कितना है 2, तो इसका पहले समीकरण में गुणा होगा। ये तो आपसे बनी जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि पहले समीकरण में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, 2 का गुणा प्लस का 3 में करो कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा आपका 35 दूनी 70 हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 2x में कितना हो जाएगा 10x प्लस 5 का गुणा करेंगे आप 4 में तो कितना हो जाएगा 20y बराबर 8 हम से 40 का कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और हासिल कितनी आई थी 4, कितना हो जाएगा 14, 140 हो गया। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लिखते हैं आप घटा देंगे। आगे समझे। अब जी आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब 20 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 14 माइनस का y बचेगा बराबर 140 में से 70 चला जाएगा तो माइनस का आपका 70 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया आपका। अब कितना बचा y बराबर 70 बटे कितना बचा 14, 14 पंचे 70, y बराबर कितना आ गया आपका 5, एक मान निकला है। अब y का मान आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, दोनों स्थितियों में आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी एक में लिखते हैं मानक समीकरण 1 का मान अपन ने y का मान कितने में रख दिए 1 में रख दिए। तो समीकरण कितना है 5x प्लस का 3y बराबर कितना है 35, ऐसी है ना। इसमें आप लिख लेना y का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है। अब जब समीकरण 1 में कहाँ रखना है y का मान, ये वाला y का मान आपका इसके स्थान पे रखना है। आगे समझे कितना हो जाएगा 5x प्लस 3 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 35, 5x बराबर 3 5 से कितना 15 बराबर कितना हो जाएगा 35, 5x बराबर, अब देखिए 5x बराबर ये क्या 15 था आपका, क्या है प्लस का 15 है, ये पक्षांतर जाएगा दो साइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 माइनस का कितना 15, 5x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से कितना 30 बचेगा 30, x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 5 यानी 5 को, यानी कि आपका x बराबर क्या निकल आया 4, ठीक है। अब आपको अतः में क्या लिख लेना है, अतः में लिख लेना है आपको कि इसमें क्या माना था, माना कि एक संतरे का मूल्य 100 रुपए है और x का मान आपका कितना निकला 4, तो अब इसमें क्या लिखेंगे अतः एक संतरे का मूल्य x बराबर 4 रुपए तथा एक सेब का मूल्य y बराबर कितना है 5 रुपए। ये आपको अतः करके लिख देना है, यही आपके आंसर होंगे, बन जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए ओके। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका दिया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न वाला कोई भी सवाल आ जाएगा, एक तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपके ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं भिन्न वाले, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन ये भी है। इसमें सबसे पहले जो भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो भिन्न में आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले कोई भी सवाल हो भिन्न का, माना परमेय भिन्न x बटे y है, क्या मान लेना है, माना परमेय भिन्न कितनी है x बटे y है। अब देखिए जब कोई संख्या बटे में लिखी होती है, कोई भी संख्या बटे में लिखी होती है तो उसमें एक अंश होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो जो ऊपर की आपका ऊपर जो संख्या होती है, जो जैसे इसमें x है ऊपर वो अंश होगा इसका, और जो नीचे क्या है y है, तो y इसका क्या होगा हर होगा। तो इसी में अपन ने आगे क्या लिखा, जिसका अंश x तथा हर क्या है y है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए इसमें आगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपका इससे आगे कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। वो कह रहे हैं कि एक कोई भिन्न है जो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो पहले अपन भिन्न को लिख लें, भिन्न क्या मानेंगे अपन ने x बटे y मानेंगे, कितनी मानेंगे x बटे y मानेंगे। कह रहे हैं कि यदि इसके अंश में कितना घटा दिया जाए 1 घटा दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3
क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि अगर इसके अंश में से एक घटा है तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है। तो अंश में से एक घटा दिया हमने तो भिन्न कितनी लिख दी? बराबर 1/3 लिख दी है। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए 3 का आप 3 गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा सोना? 3x माइनस में कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 22। अब आप देखिए आपका समीकरण कैसे होते हैं? दो चर वाले समीकरण की x y एक तरफ रहते हैं और जो बिना x y वाले होते हैं बराबर में रहते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इसको x y वाले एक साइड करो, ये कितना हो जाएगा आपका? 3x जो होगा तो 22 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 3 को इस साइड लाओ, माइनस का है ना, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर बन गया 1। किसी को कोई दिक्कत इस समीकरण में? नहीं ना। अब देखिए इसको अपन जैसे यहां पे लिखा था फिर से लिखेंगे पुनः फिर से भिन्न कितनी लिख लेंगे? x/y लिख लेंगे। अब अगली क्वेश्चन अगली स्थिति में देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। वो कह रहे हैं कि उसका हर कौन है? हर तो y होगा। कह रहे हैं कि अगर उसके हर में कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। फिर एक गुणा कर दो इसका भी, कितना हो जाएगा? 4x बराबर 1 का इसमें करो, कितना जो करते हो? y प्लस 8। x y वाले एक साइड है तो 4x को हम जो करते हो लिखते हैं, y को साइड पक्षांतर कराते हैं, कितना हो जाएगा? माइनस का y बराबर कितना हो गया? 8। ये बन गया समीकरण नंबर 2। आगे समझे। अब इसमें आपका क्या हो गया? समीकरण 1 हो आपके पास, समीकरण आपके पास 2 है। अब आपके लिए हम कुछ होमवर्क भी देते हैं बीच बीच में, आपको कुछ होमवर्क प्रैक्टिस कराने के लिए। तो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना है। इससे आपको x और y की क्या करने हैं? x बराबर निकालना है और y बराबर निकालना है। जो भी मान आपकी आ जाए लास्ट में आपको किस प्रकार लिख देना है? आंसर में आपको लिख देना है अतः, देखिए कैसे लिखना है? अतः भिन्न x/y बराबर जो x का मान आ जाए वो यहाँ लिख देना है और जो y का मान आ जाए उसके नीचे लिख देना है। जो भी आ जाए उसको लिख देना, आंसर बन जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आगे सुनते हैं। अब देखिए इसमें अपन ने क्या किया है, बस थोड़ा सा बस और याद रखना है कि कोई भी भिन्न वाला सवाल हो उसमें क्या लिख देना है? माना कि परिमेय भिन्न x/y है, उसको हमेशा बटे में मानेंगे x/y है। आगे सुनते हैं। जिसका अंश क्या है? x तथा हर क्या है? y है। इसको आपने इस प्रकार से लिख लिया और लिखने के बाद आपने दोनों समीकरण बना लिए। दोनों समीकरण बनाने के बाद आप x y के मान निकाल लेंगे, फिर आपके लिखेंगे था भिन्न लास्ट में x/y बराबर इतनी, वही उसका आंसर होगा। ओके, देखिए इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब होता है घटाना। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना मतलब दोनों के बीच का क्या अंतर है? अंतर मतलब घटाना होता है। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो पहली संख्या अपन ने इसमें क्या माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है? y है। आगे समझते हैं। तो इसमें प्रश्नानुसार यानी कि दोनों का अंतर x माइनस y बराबर कितना? 26। एक तो समीकरण आपका ये बना, ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे पुनः। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी पहली संख्या क्या है? x है बराबर हम y लिख देंगे। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो पहली संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। कौन सी 3 गुनी है? पहली वाली, ये वाली। ये तो अब दोनों को बराबर करना है और ये तो पहले से 3 गुनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 3 का गुणा कहां करेंगे? y में करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से 3 गुनी है। क्वेश्चन देखो फिर से क्या कह रहा है? कह रहा है पहली संख्या देखिए दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन सी 3 गुनी है? पहली संख्या x। तो x तो पहले से 3 गुनी है। अब इन दोनों को बराबर करना है तो 3 का गुणा कहां करना पड़ेगा? यहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? अब क्या करेंगे? x 3y cos साइड ले जाओ, कितना हो जाएगा? माइनस का 3y बराबर क्या हो गया? 0। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को भी अपन विलोपन विधि से क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण
सब सवाल आपके विलोपन से ही हल नहीं करेंगे, कोई बीच में प्रतिस्थापन से भी हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम प्रतिस्थापन से हल कर देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर लिखेंगे प्रतिस्थापन में, किसी भी समीकरण से x और y का मान निकालना है, जिसमें अपन क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक कितना है आपका, x माइनस का y बराबर कितना है 26। अब इसमें x का मान निकाल लेते हैं, x न्यू का क्यों, y को उस साइड कर दो 55, कितना हो जाएगा 26 प्लस का कितना y, प्लस का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, ये इस साइड आया तो कैसा हो गया प्लस का, ये बन गया समीकरण नंबर आपका तीसरा। अब x का मान अपन देखिए प्रतिस्थापन विधि में जो याद रखना होता है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो समीकरण, जिस समीकरण से इसको निकालते हैं इसको वहां नहीं रखते हैं, उसमें नहीं रखेंगे, जिससे इसको नहीं निकाला गया उसमें रखेंगे। यानी कि अपन को x का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में, तो इसमें क्या लिखेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिख लेते हैं, कितना है x माइनस का 3y बराबर क्या है 0। अब ये x बराबर x की जगह कितना रखना है 26 प्लस का y, कितना रख देंगे 26 प्लस का y माइनस कितना हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। आपका 26 का देखो साइड कर दीजिए 75, और 3y में से 1y चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2y बराबर 26 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का माइनस कट गया, y बराबर कितना बचेगा आपका 26/2, 2 से काट दीजिए कितना बचेगा 13, y बराबर कितना आ गया आपका 13। अब देखिए y का मान आपके पास में आ गया, अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दे तो आंसर आ जाएगा, समीकरण 2 में रख दे तब भी आंसर आ जाएगा, और सबसे आसानी होगी यदि आप समीकरण नंबर 3 में से रखें तो, ठीक है। तो y का मान कहाँ रख देते हैं, सुनो समीकरण नंबर 3 में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस का y के स्थान पे कितना रखते हैं 13, यानी कि x बराबर कितना 6 3 9 2 3, कितना आ गया आपका 39, यानी कि 39 आ गया, वही आ गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने माना था कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है y है, तो इसमें क्या है मान अतः पहली संख्या x बराबर कितनी है 39, और दूसरी संख्या y बराबर कितनी है आपकी 13, ये दोनों क्या हो गए आपके आंसर हो गए। लेकिन पेपर में लिखना कैसे है, अतः पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर कितना है 13, बन जाएगा। इस बार एक बार और थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पे जो मैथ है समीकरण बनाना है, इसमें बाकी तो आप कर ही लेते हैं। तो इसमें पहले दिया था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन ने x माइनस y बराबर कितना लिख लिया 26 लिख लिया। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अपन ने x बराबर कितना कर दिया 3y कर दिया, बराबर इसका पक्षांतर कर दिया और समीकरण बना के इसको हल कर दिया, बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इसमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अपेक्षा उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले मान लें कि माना कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण कितना है y डिग्री है। प्रश्नानुसार इसमें अब एक चीज होती है, देखिए दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये जब 180 होता है तो यानी कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण नंबर 1 पुनः क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका कह रहा है इसका कि आपका जो बड़ा कोण है, पहले तो दोनों कोणों को लिख दो, एक तरफ x लिख दिया दूसरा तरफ y। तो कह रहा है कि इसका जो बड़ा कोण क्या है x, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। कौन सा 18 अधिक है, बड़ा वाला यानी x वाला। अब दोनों को बराबर करना है तो 18 कहाँ जोड़े y में 18 जोड़ना पड़ेगा जी सर। आगे सुनो, y को साइड क्या कर दो पक्षांतर, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 18, यही होगा जैसे तो हो
समीकरण एक तरह समीकरण दो से कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर कितना 180, ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसलिए आपका क्या हो गया। अब देखिए ऐसी स्थिति में अपन क्या लिखते हैं जोड़ने पर, जोड़ने अपन चिन्ह तो नहीं बदले, इसलिए अपन इसमें क्या लेते हैं जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2x बराबर, अब ये कितना हो जाएगा आपका 8 9 1 कितना हो जाएगा 198, x बराबर कितना हो जाएगा 198 बटे 2 से काट दीजिए आप 2 9 18 2 9 18, x बराबर कितना आ गया आपका 99। अब x का मान चाहे समीकरण एक में रख दीजिए या समीकरण दो में रख दीजिए, x का मान समीकरण एक में रख देते हैं, x प्लस कितना है y बराबर कितना है 180 है, x का मान कितना है 99, इस वाले x के स्थान पर रख दो कितना हो जाएगा आपका 99 प्लस कितना y बराबर कितना हो जाएगा 180, y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 99 कितना बचेगा 81, y बराबर कितना घटा दो इसमें तो कितना हो जाएगा 81। एक आंसर आपका ये निकला है, दूसरा आंसर आपका ये निकला है। अब इनको अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। आगे समझ ये आप इसमें लिख दीजिए, अर्थात पहला कोण बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री है तथा y बराबर छोटा कोण कितना है 81 डिग्री है। आप इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। वैसे इसमें याद रखने की बात ये है कि इसमें बड़ा कोण x मानना और छोटा कोण क्या मानना है y मानना है। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपका ऑब्जेक्ट में या विकल्प में भी पूछा जा सकता है कि दो समतुलक कोणों का योगफल होता है 180 अंश होता है, इसको याद रखना है, इसलिए अपन ने इसको जोड़ दिया था x प्लस y बराबर कितना 180। समीकरण एक और समीकरण दो को अपन क्या कर देना है विलोपन विधि से दूर कर देना है, इसको साथ आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है बन जाएगा। ओके देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी और अपन पता कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन को व्यापक समीकरण पता होना चाहिए। क्वेश्चन के लिए जो व्यापक समीकरण होता है आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी का दूसरा व्यापक समीकरण जो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें कुछ ये आपका व्यापक समीकरण होगा जिससे अपन इसको क्या करेंगे तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना कराएंगे दोनों से। और जो आपकी शर्तें होती हैं इसमें 3 शर्तें भी अपन को पता करनी पड़ेगी। निकाय समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यदि जब निकाय का एक अद्वितीय हल होगा तो उसमें आपके कोई भी बराबर नहीं होगा, a1 बटे a2 b बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब इसमें से कोई भी बराबर नहीं होगा। a1 बटे a2 बराबर नहीं है, b1 बटे b2 बराबर नहीं है, c1 बटे c2। इसकी की दूसरी शर्त आपकी जो होती है निकाय समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, तो उसमें आपके पहले दो शुरुआत वाले बराबर रहते हैं और तीसरा इसका बराबर नहीं होता है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है आपका c1 बटे c2 के। तीसरी आपकी जो शर्त होती है वो निकाय समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। इस स्थिति में तीनों पद कैसे होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए आपके जब जिस स्थिति में आपके तीनों उसके पद बराबर होंगे यानी निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे और कोई भी हल नहीं होगा, इन दो स्थितियों में सवाल आगे हल नहीं होता है। सिर्फ जब समीकरण में एक अद्वितीय हल होता है उस स्थिति में सवाल को अपन आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व में बन जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसी में से आपके ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। आपकी किसी ना किसी तीनों शर्तों में से एक ऑब्जेक्ट आपका हर साल आता है, तो इन तीनों स्थितियों को याद करना है, आपको व्यापक समीकरण को याद कर लेना है। ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन ये आपका है, इसमें क्वेश्चन आपका बोल रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का कोई भी हल ना है, कोई भी हल नहीं है। उसके लिए आपको समीकरण क्या दिया है 3x प्लस y बराबर 1, दूसरा है आपका 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर आपको कितना है। इसमें अपन सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इसके व्यापक समीकरण के हिसाब से इसको समीकरणों को बना लेंगे। ठीक है, इसमें हल आपका जो पहला क्वेश्चन देखिए पहला समीकरण है आपका, इसमें कितना दिया है 3x प्लस का y पक्षांतर करके एक को साइड ले देंगे माइनस कितना 1 बराबर 0। आगे समझे ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे इसको भी करिए आप कितना हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू
का x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका k माइनस का a कितना हो जाएगा y। अब इसको देखिए जी, इसको पूरे को कोष्टक लगा ले, इसका पूरे का पक्षांतर करेंगे, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 2k प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। आगे चलते हैं। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुलना कराएंगे व्यापक समीकरण से। ऐसे कराएंगे व्यापक समीकरण से। तो अपन लिखेंगे निकाय समीकरण की तुलना a1x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इसके व्यापक समीकरण होते हैं। दो चार वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनमें जो उसके लिए व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 बराबर 0, यही होता है। अब इस व्यापक समीकरण से अपन इनकी क्या कराएंगे तुलना करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे a1 x का गुणा किसमें क्या है 3, a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, इसमें b1 बराबर क्या होगा y का जो गुणांक होगा y का गुणांक इसमें कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1 मानेंगे। आगे अब c1 का मान इसमें कितना है माइनस कितना हो जाएगा माइनस का। आगे समझे। अब a2 में देखेंगे x का जो गुणांक होगा इसमें देखिए x का गुणांक a2 है तो इसमें x का गुणांक कितना है ये 2k माइनस 1 कितना हो जाएगा 2k माइनस 1। इसके बाद आपका क्या है b2 देखिए आप यहाँ पे b2 यानी कि y का गुणांक, इसमें y का गुणांक क्या है k माइनस का c2 देखिए आप c2 क्या है c2 का गुणांक कितना है 2k प्लस 1 माइनस का कितना है 2k प्लस 1। तो जब अपन इसकी क्या करा ली तुलना कराने के बाद अब देखिए अपन इसमें क्या करते हैं। अब क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सबसे पहले तो अपने थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। तो इसमें देखिए अपन को सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निकाय में कौन सा हल नहीं होना चाहिए, कोई भी हल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या है समीकरण की जो समीकरण की जो शर्त होती है इसमें जो दो पक्ष इसके कैसे रहते बराबर रहते हैं, तीसरा पक्ष उसके बराबर नहीं रहता है। ये क्या होता है निकाय का कोई भी हल नहीं होगा यदि ये शर्त होती है उसकी, ठीक है। अब a1 बटे a2 का मान कितना है a1 का मान कितना है 3 बटे a2 का मान कितना है 2k माइनस का 1, यही है बराबर लगा देंगे। b1 का मान कितना है 1 लिख देंगे, b2 का मान कितना है आपका k माइनस का k माइनस 1 रख दिया। इसके बाद क्या है बराबर नहीं है c1 बटे c1 का मान कितना है आपका माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा c1 माइनस 2k प्लस 1, यही हो जाएगा। अब देखिए इसके पहले दो पदों को आप ले लीजिए, पहले दो पदों को ले लीजिए। देखिए जैसे अब पहले दो पदों को लेकर हल करेंगे तो इसमें देखिए क्या मिलता है, पहले दो पद जे हैं तो इसमें आप इस वाले पद का 3 गुणा कर दीजिए k, इसका k माइनस 1 का ऊपर 3 में और इसका कर दीजिए 1 में, इसका ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k माइनस का 3 बराबर इसका करेंगे तो जो कर दोगे 2k माइनस का 1, k के वाले एक साइड करो बिना के वाले एक साइड, तो 3 की जो करते होगा आपका और 2 के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2k
बराबर माइनस एक जो करते हो 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। 3 के में से 2 पे चला जाएगा, कितना बचेगा के, ये कितना बचेगा 2 के बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको ये बताना था कि निम्न समीकरण के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि के बराबर 2 के लिए, ठीक है, निम्नलिखित समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। यदि के की जगह अगर अपन 2 रख देंगे इसमें तो इस समीकरण का क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा। यही आपको क्या करना था, निकालना था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए फिर से एक बार दोनों समीकरण दिए हैं, दोनों समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से कराना है। तो व्यापक समीकरण से तुलना करा लेंगे तो जैसे मान आ जाएंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान आने के बाद निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, उसके लिए शर्त होती है। तो इसमें अपन तीनों के इसके मान रख देंगे, मान रखने के बाद पहले ही 2 को लेके इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। आपका क्या आ जाएगा के बराबर 2, जो कि आपका क्या पता चलता है कि के बराबर 2 रखने से समीकरण जो रैखिक समीकरण है इनका कोई भी हल नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाता है। बन जाएगा आप सबसे, कोई दिक्कत है इसमें?